दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे एक नए प्रोटोकॉल के बारे में जिसका नाम है SOAP। सोप। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। दोस्तों ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब हम देखेंगे कि ये क्यों डिज़ाइन किया गया था और इसके कुछ बेसिक फीचर्स क्या है, ये किस तरह से काम करता है और इसका जो स्कीमा होता है वो कैसा होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अलग अलग तरीके के इसके आइकन्स होते हैं, ये है, बहुत सारे आइकन होते हैं। मतलब मैंने देखा जब जैसे सर्च किया था तो मैंने देखा कि यूजुअली ये वाला ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। कुछ लोग हैं जो इसको भी यूज़ करते हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का के बारे में जब हम इसके बारे में इससे चर्चा करेंगे ना, देखेंगे कि उसमें होता क्या, वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के काम की होती हैं। सोप के बारे में जो मेन जानकारी है वो आपको इस URL पे मिलेगी। ये W3C की वेबसाइट है और इसको जो बनाया गया था, ये डिज़ाइन किया गया था, किसने बनाया था? डिज़ाइन एज ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। डिज़ाइंड एज ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल की तरह डिज़ाइन किया गया था। कब किया गया था? ये 1998 में ये डिज़ाइन किया गया था। किसके द्वारा? इसमें 2-3 लोग शामिल थे, जिसमें एक हैं डेव विनर, WINNER, डेव विनर। ओके, डेव विनर की स्पेलिंग गलत हो गई है, डेव WINER ये थे। इसी के साथ और भी लोग थे, जिसमें बॉब डॉन बॉक्स और थे बॉब एटकिंसन एंड मोहसिन अल GHOSEIN, गोहसिन। ये इनके नाम थे जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया। और इसका जो फर्स्ट रिलीज़ जो आई थी वो आई थी आपकी स्टेबल रिलीज़ जो थी, फर्स्ट स्टेबल रिलीज़ ये जो थी ये आई थी वर्जन 1.2 था और ये रिलीज़ हुआ था 27 अप्रैल 2007 में। उसके बाद से ये बड़ा प्रचलन में आया। IoT के केस में ये बहुत यूज़ होता है, वेब डेवलपमेंट्स में भी बहुत यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि SOP के नोड्स बनते हैं, SOAP नोड्स बनते हैं। जो नोड्स या जो स्मॉल कम्युनिकेशन डिवाइस इसको यूज़ करते हैं, इस प्रोटोकॉल को, उनके नोड्स जो बनते हैं। नोड्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये कम्युनिकेशन चैनल है, इस पर ये कंप्यूटर भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, तो ये सब इससे कनेक्टेड हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा हो रहा है? SOAP हो रहा है। और ये जो कंप्यूटर्स हैं, छोटे छोटे ये जो कंप्यूटर हैं, ये इनको हम नोड्स बोलेंगे। साथ ही साथ में इसके, अब ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का मतलब ही नियम होता है, तो इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वो रूल्स इम्प्लाई होते हैं कि जब आप इसको किसी HTTP के साथ यूज़ करते हो, RPC के साथ यूज़ करते हो, तो रूल्स अप्लाई होते हैं। तो वो रूल्स हैं इसके। साथ ही साथ में ये है प्रोटोकॉल बाइंडिंग। SOAP की इसकी एक ख़ास बात है, ये बाइंडिंग प्रोटोकॉल भी है। बाइंडिंग, इसका मतलब क्या है? ये किसी और दूसरे ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के कंजंक्शन में भी काम करता है। इसी के साथ इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे। कुछ फीचर्स इसके, जैसे इसका रिलायबिलिटी एक अच्छा फीचर है, रिलायबिलिटी है। उसके बाद सिक्योरिटी है, ये इसका फीचर है। साथ ही साथ में SOP के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं जो रूल को एडहर करते हैं, जो उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं।
दोस्तों अब हम एसओपी के केस में देखेंगे इसकी कुछ और ज़्यादा फीचर्स और फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे एसओएपी फीचर्स। तो ये क्या है, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या था, ऑब्जेक्ट सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये किसके लिए, ये क्या है, बेसिकली एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करेगा, ये अलाउ करता है अलग अलग तरह डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स और एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए फॉर डेटा एक्सचेंज। इन डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स साथ ही साथ में ये जो है HTTP पे भी काम करता है, उसके साथ कैन बी कैरीड ओवर HTTP। साथ ही साथ की इसको और दूसरी विशेषता है कि ये XML इंफॉर्मेशन के यूजेस XML इंफॉर्मेशन किसके लिए, फॉर इट्स मैसेज फॉर्मेट के लिए यूज़ करता है। ठीक है, और इसकी एक्सटेंसिबिलिटी होती है, मतलब कि ये सीक्वेंस में, वेब सर्वर में, एड्रेसिंग में और एटॉमिक ट्रांजैक्शंस में भी यूज़ होता है, तो एक्सटेंसिबिलिटी है। ठीक है, साथ ही साथ में न्यूट्रलिटी है। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होगा, इस केस में न्यूट्रलिटी का मतलब होगा कि ऑपरेटेड ओवर किस पे, HTTP पे भी हो जाएगा, SMTP पे भी काम करता है, TCP पे, UDP पे, इन सब प्रोटोकॉल्स के ऊपर भी ये काम कर सकता है। UDP इनके साथ भी ये काम कर लेता है। और इसकी एक और जो ख़ास बात है वो ये है कि ये इंडिपेंडेंस इसके पास है, इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ, ऑल कैन अलाउ SOAP अलाउज फॉर एनी प्रोग्रामिंग मॉडल, allows for any programming model, किसी भी प्रोग्रामिंग मॉडल के साथ ये बड़े आराम से काम कर लेता है। और स्पेशली जो WS होती है, वेब सर्विसेज होती हैं, तो एटॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, इस केस में भी ये अलग अलग तरीके की मैसेजिंग के लिए यूज़ होता है। अब हम देखेंगे कि इसके वेब सर्विस स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और इसका स्कीमा क्या है। तो अब हम देखेंगे SOAP का वेब सर्विस, इसको जनरली वेब सर्विस को जनरली हम WS ऐसे करके बताते हैं, स्पेसिफिकेशन इस तरीके से बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग तरीके की वेब सर्विसेज होती हैं, जिसमें आपकी आती हैं कुछ बेसिक सर्विसेज और कुछ आती हैं हमारी एक्सटेंडेड। ठीक है, जिसमें इसकी बेसिक में आप SOAP की एज इट इज़ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वो WSDL और उसके बाद UDDL। UDDL का क्या होगा फुल फॉर्म, WSDL का तो हमने देखा था, है ना, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, इसको यूज़ करते हैं, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। और UDDL का क्या होगा, यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन, और दूसरे D का मतलब क्या होगा, डिस्कवरी, और I का मतलब I का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये होगा इसका फुल फॉर्म। तो इसमें इसको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों क्या होता है कि एक्सटेंडेड की भी कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आपकी आती है वेब सिक्योरिटी, वेब पॉलिसी,
इससे रिलेटेड काम, और WSI इंटरफेस, ये जो सर्विसेज हैं वो इसमें आती है। तो ये था हमारा पॉइंट, और ये पॉइंट हम इसको जोड़ सकते हैं एक्सटेंसिबिलिटी के साथ बड़े आराम से। ये सारी चीज़ें ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो एक्सटेंसिबिलिटी में ये वाले सारे कंपोनेंट आएंगे, और अलग से यदि आपको SOP की वेब सर्विस स्पेसिफिकेशंस बनानी है या बतानी है तो आप बेसिक और एक्सटेंडेड दो तरीके से इसको डिवाइड कर लेते हो। बेसिकली ये जो मॉडल है, ये SOAP जो प्रोटोकॉल है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल को फॉलो करता है। इसमें अब ये तो भी हमने देखा था। इस केस में क्या होता है, इस केस में जैसे कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम से कम्युनिकेट करना है या अंदर या बाहर, तो यहाँ से आई रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट के हिसाब से क्या होगा, SOAP का XML फॉर्मेट में डेटा रिस्पॉन्स की में जाएगा। इस तरीके से कम्युनिकेट करता है। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये XML बेस्ड स्टैंडर्ड है फॉर डिस्क्राइबिंग, पब्लिशिंग एंड फाइंडिंग वेब सर्विसेज। XML बेस्ड मॉडल है किसके लिए, फॉर डिस्क्राइबिंग, PING डिस्क्राइबिंग, दूसरा पब्लिशिंग, और तीसरा फाइंडिंग वेब सर्विस। ठीक है, XML बेस्ड मॉडल है। अब देखेंगे दोस्तों कि इसका स्कीमा होता कैसा है, कैसा दिखता है, और ये किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए मैं स्कीमा इसका देखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। इसका स्कीमा कुछ इस तरह से रहता है। ये रहा इसका स्कीमा। ये इस तरह से इसका स्कीमा रहता है। अब इसमें ये मैंने इस वेबसाइट से लिया है तो यहाँ पे आ रहा है। अब इसके स्कीमे में देखने लायक बात क्या है कि बेसिकली क्या होता है, XMLNS होता है, उसके साथ प्रोटोकॉल का नाम होता है, और साथ में जाता है ENV क्या होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके साथ होता है इसका URI या URL, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है बस। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके जो पैकेट्स होते हैं, जब यहाँ से रिक्वेस्ट आई और रिस्पॉन्स में कोई भी मैसेज जाएगा ना, तो मैसेज के बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें पहली चीज़ होती है एनवेलप, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है हेडर, और तीसरी चीज़ होती है बॉडी, जिसमें आपका मैसेज होता है। तो ये जो तीन चीज़ें होती हैं, इनसे मिलके ही ये बना हुआ होता है। एनवेलप में क्या होता है कि एनवेलप के अंदर आपके पास क्या होगा, एनवेलप के अंदर इंफॉर्मेशन होती है स्टार्ट एंड स्टॉप की, कि कब क्या फ्रेम, मतलब मैसेज कब चालू हो रहा है, मैसेज कम हो रहा है। एनवेलप एक तरीके से मैंडेटरी एलिमेंट है। मैंडेटरी एलिमेंट मतलब कि ये तो होना ही चाहिए मैसेज में, इसके बिना बात बनेगी नहीं। दूसरी चीज़ क्या होती है, हेडर। इसके अंदर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। कंडीशन, यदि मैसेज कंडीशनल मैसेज है तो कंडीशन की इंफॉर्मेशन होगी। बाकी जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं, अल्टीमेट एंड पॉइंट्स होते हैं, है ना, मैसेज की का टाइप क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी हेडर में होती है। जैसे कि जनरल किसी भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में जो हेडर होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है। और जो बॉडी होती है, इसमें होता है मैसेज विच नीड टू बी ट्रांसफर, मैसेज टू सेंड जो होता है ये इसके अंदर होता है। ये भी एक मैंडेटरी एलिमेंट है, ये भी मैंडेटरी एलिमेंट है। इसी के साथ दोस्तों एक और तरीका का होता है, इसको बोलते हैं FAULT, फॉल्ट वाली जो होती है। ये मैंडेटरी नहीं होती बट ये ऑप्शनल होती है।
यदि कोई किसी तरह का इशू आएगा तो वो फॉल्ट वाली फ्रेम को यूज़ करेगा, नहीं तो वो यूज़ नहीं करेगा। लेकिन ये जो 3 कंपोनेंट होते हैं ये तो रहते हैं, ये भी ऑप्शनल है, हेडर भी ऑप्शनल ही होगा। तो 2 होती हैं ऑप्शनल, एक होती है फॉल्ट और एक होता है हेडर। मैसेज में दोनों ऑप्शनल होते हैं। एनवेलप, बॉडी ये तो हमेशा रहेंगी ही रहेंगी। और ये हो गया इसका बताने का तरीका, जैसे कि URI में कुछ भी हो सकता है, इस केस में w3.org इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। तो अलग अलग तरीके होते हैं बताने के, उस तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है। अब आप ये बताइए कि ये प्रोटोकॉल देख के आपको क्या लगता है, क्या ये हमारे पिछले प्रोटोकॉल की तरह लाइट वेट है या हैवी वेट है? सिंपल सवाल। इस प्रोटोकॉल को देखा हमने, देखा किसने बनाया, क्या किया, मैसेजिंग कैसी थी, अलग अलग तरीके की सर्विसेज हैं। सर्विसेज आप एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी है, मैसेज फॉर्मेट भी हमने देखा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये हैवी प्रोटोकॉल है या ये लाइट वेट प्रोटोकॉल है? इसका दोस्तों सही आंसर ये है कि ये हैवी वेट प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है और ये हैवी वेट आर्किटेक्चर में ही यूज़ किया जाता है, फॉर हैवी वेट आर्किटेक्चर। इसका ये हैवी वेट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नोड का मतलब क्या हो गया, 1 to 1 कम्युनिकेशन नहीं है। कोई नोड कहीं भी हो सकती है, उनसे कम्युनिकेट करना है, तो सिस्टम अपने आप में ही बल्की हो गया। जब सिस्टम इतना बल्की है तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मैसेज फॉर्मेट में होनी चाहिए कि कब मैसेज चालू हो रहा है, कहाँ से चालू हो रहा है, कौन भेज रहा है, कब रुकना है, कब चालू करना है, मैसेज कितना बड़ा है उस, और इतने सारे इस तरह के कम्युनिकेशन में फॉल्ट आने के यदि चांसेस हैं तो फॉल्ट के से रिलेटेड जो एरर कोड्स होते हैं या फॉल्ट कोड्स होते हैं वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर होनी चाहिए। इसलिए इसको हैवी प्रोटोकॉल कहा जाता है। दोस्तों हमने इस वीडियो में मैसेज फॉर्मेट भी देखा, इसके मैसेज बनाने के लिए क्या क्या जो पॉइंट्स होते हैं वो होने चाहिए वो देखा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल देखा, XML यूज़ क्यों करता है वो भी देखा, क्योंकि डिस्क्राइबिंग पब्लिशिंग और फाइंडिंग सर्विस के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके साथ हमने इसकी अलग अलग तरीके की सर्विसेज को भी देखा, उसके स्पेसिफिकेशंस को भी देखा, उसकी बेसिक फीचर और प्रॉपर्टी देखी, और हमने ये भी देखा कि कब इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज़ हुआ था, ये कब डिज़ाइन किया गया, किन लोगों ने इसके डिज़ाइन में हेल्प करी। और दोस्तों SOAP के बारे में इतना ही इस वीडियो में मैं बताना चाहता था। यदि आपके SOAP से रिलेटेड कोई से भी सवाल हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।